हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जो राजस्थान जीके के 300 क्वेश्चन की महान सीरीज, जो 7 फेरों वाली महान सीरीज है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम वीडियो में बात करेंगे 76 क्वेश्चन से बात करने वाले हैं। 76 क्वेश्चन से हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। इस क्लास में जो क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं वो एग्जाम में आ चुके हैं और जो काफ़ी क्वेश्चन आने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। जितने भी एग्जाम, कम्प्यूटर एग्जाम्स, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आरपीएस से रीट पटवारी, राजस्थान पुलिस से कंप्यूटर टीचर, जो एलडीसी है, एलएसए एग्रीकल्चर, एओडब्ल्यू महिला सुपरवाइजर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। चावड़ राजपूत राजवंश का शासक राजस्थान का में कहाँ पर था? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? डी ऑप्शन आबू इसका राइट आंसर है। और आपको पता है राजस्थान में ओनली चावड़ राजवंश के राजपूत माउंट आबू में थे। और लेकिन वही बात करें, चावड़ राजवंश कहाँ का था? तो ये गुजरात का था। ठीक है, गुजरात का राजवंश था ये। गुजरात में चावड़ राजवंश ज्यादा पाया जाता है, यानी कि एक तरह मिलता है या किसी प्रकार से मान लीजिए। अब हम बात करते हैं 77 नंबर क्वेश्चन में। निम्न में से गुजरों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? ठीक है, गुजरों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन भीनमाल इसका राइट आंसर है। और भीनमाल की स्थापना गुजरों ने ही की थी। ठीक है, भीनमाल की स्थापना गुजरों ने ही की थी। ठीक है, जो गुर्जर है उन्होंने ही भीनमाल की स्थापना की थी। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये आए भीनमाल की स्थापना किसने की, गुजरों ने राजधानी कौन सी बनाई थी या गुजरों ने कौन सी राजधानी बसाई थी, तो भीनमाल होने वाला है। या भीनमाल किसने स्थापित की थी या स्थापना किसने की थी, तो गुजरों ने भीनमाल का किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है? राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर बी ऑप्शन भरतपुर इसका राइट आंसर। अब वही बात करें, भरतपुर की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है 1733 में महाराजा जो सूरजमल है, इन्होंने भरतपुर की स्थापना की थी। ठीक है, यहाँ पे आपके दो क्वेश्चन तैयार हो गए। तो भरतपुर की स्थापना कब की गई थी? 1733 में। किसने की थी? महाराजा सूरजमल ने की थी। और वहीं आपका एक थर्ड क्वेश्चन बन गया, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? भरतपुर को कहा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में रामदेवरा का प्राचीन नाम क्या था? ठीक है, रामदेवरा का प्राचीन स्थान नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन रूणीचा इसका राइट आंसर है। ठीक है, रूणीचा इसका राइट आंसर है। रूणीचा भी इसको बोला जाता है। वही रामदेव जी को रामसा पीर के नाम से जाना जाता है। आपको पता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। रामसा पीर के नाम से जाना जाता है। रामसा पीर को मुसलमान रामसा पीर बोलते हैं। मुसलमान और हिंदू दोनों इस लोक देवता की पूजा करते हैं। ठीक है, इनके कौन से वंश के थे? ये तंवर वंशीय थे। ठीक है, तंवर वंश के थे, तंवर वंशीय राजपूत थे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, रामदेव जी का कौन सा वंश था? ठीक है, तो तंवर वंशीय। ठीक है, तंवर वंशीय थे। ये क्वेश्चन बन चुका है। इसके अलावा हम बात करें, जो रामदेव जी के माता पिता का नाम क्या था? ठीक है, अब माता के बारे में बात करें तो माता का नाम क्या था? मेना दे था। वही पिता का नाम अजमल जी था। अजमल जी इनके पिता का नाम था और मेना दे इनकी माता का नाम था। ठीक है, मेना दे इनकी माता का नाम था। अगर पत्नी की बारे में बात करें तो नेतल दे इनकी पत्नी का नाम था। ठीक है, नेतल दे इनकी पत्नी का नाम था। अब हम बात कर लेते हैं अजमल मेनादिन की माता का। और हाँ, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं वो बात करते हैं यहाँ पर। इनकी ध्वजा को नेजा कहा जाता है। नेजा किसे कहा जाता है? जो रामदेव जी की ध्वजा, उसे नेजा कहा जाता है। ये सफेद और एवं 5 रंग की होती है। ठीक है, 5 रंग की होती है। अब हम बात कर लेते हैं, थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं इनके बारे में, जो काफी इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं टॉपिक्स के बारे में। वही रामदेव जी एकमात्र लोक देवता हैं जो कवि थे। ठीक है, रामदेव जी एकमात्र लोक देवता है जो कवि थे। ठीक है, कवि एकमात्र लोक देवता जो कवि हैं, तो रामदेव जी
थे। ठीक है, रामदेव जी का प्रतीक किसे माना जाता है? पगलिया रामदेव जी का प्रतीक माना जाता है। वहीं बात करें रामदेव जी की रचना कौन सी थी, तो रामदेव जी कवि, तो उनकी रचना कौन सी थी? 24 बाणियां। ठीक है, 24 बाणियां रामदेव जी की रचना थी। ठीक है, लोक गाथा को क्या कहते हैं? ब्यावल कहते हैं। जो लोक गाथा है उसे क्या कहते हैं? रामदेव जी की लोक गाथा ब्यावल कहते हैं। वही हम बात करें रामदेव जी का सबसे बड़ा लंबा लोक गीत है। ठीक है, सबसे बड़ा लंबा लोकगीत किसका है? लोक देवताओं में किसका है? रामदेव जी का। वही बात करें जो लोकगीत रामदेव जी का लोकगीत जो गाते हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं? जो रामदेव जी के मेघवाल भक्तों को क्या कहते हैं? इसका रखिया बोलते हैं। ठीक है, रखिया बोलते हैं। रामदेव जी के मेघवाल भक्तों को रखिया बोलते हैं। ठीक है, मेघवाल भक्तों को। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट। अब रामदेव जी के गुरुजी कौन थे? ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। रामदेव जी के गुरु जी कौन थे? रामदेव जी के गुरु थे बालकनाथ जी। नाथ जी रामदेव जी के गुरु थे। और इनका कौन सी जगह है, मंदिर कौन सा है? रामदेवरा, जिसे अभी क्वेश्चन में बात करा कि देव रुनीचा भी बोलते इसे। ठीक है, और ये कहाँ है? पोखरण में है, जैसलमेर में इनके समाधि है। ठीक है, और अब रामदेव जी का मेला कब बढ़ता है? भाद्र शुक्ल दूज से लेकर भाद्र शुक्ल एकादशी तक। ठीक है, मेला बढ़ता है। वहीं हम बात करते हैं जो मेले में प्रमुख आकर्षण का क्या बनता है? 13 ताली नृत्य। ताली नृत्य, ये इंपॉर्टेंट हो गया 13 ताली नृत्य के बारे में। अब हम बात करें 13 ताली नृत्य कौन करता है? कामड़ संप्रदाय की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती है। और लेकिन इस नृत्य को करने वाली प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? मांगी बाई उदयपुर के। ठीक है, अब बात करते हैं कामड़ समुदाय संप्रदाय की महिला करती है, वही नृत्यांगना कौन है? मांगी बाई है। ठीक है, उदयपुर की है मांगी बाई, की नृत्यांगना है। अब एक और बात करते हैं, छोटा रामदेवरा कहाँ है? गुजरात में है। छोटा रामदेवरा कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, अब हम बात करें रामदेव जी के और मंदिर कहाँ है? सूरत खेड़ा चित्तौड़ में है। विराटनिया, ठीक है, अजमेर में रामदेव जी के और मंदिर है। रामदेव जी के यात्री हैं। ठीक है, इनको जातरू बोलते हैं। ठीक है, जातरू बोलते हैं। वही बात करें तो इब्ने रामसा पीर, मुसलमानों में रामसा पीर कहा जाता है, और पीरों के पीर। ठीक है, अब लोक देवताओं में से पीरों का पीर किसे कहा जाता है? रामदेव जी को कहा जाता है। ठीक है, जो अभियान रामदेव जी द्वारा चला गया था, जंबा जागरण अभियान। ठीक है, अब क्यों चलाया गया था? ये जो जातिगत छुआछूत और भेदभाव को मिटाने के लिए रामदेव जी ने जंबा जागरण अभियान चलाया था। और वहीं बात करें, इनके घोड़े को क्या कहते हैं? लीला। ठीक है, लीला इनके घोड़े को कहते हैं।
ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो रामदेव जी के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने वो कंप्लीट में हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं यहाँ पर। और डालीबाई, ध्यान है आपको, डालीबाई जो मेघवाल समाज की थी उनको इन्होंने बहन बनाया था, ठीक है, बहन बनाया था। डालीबाई कौन थी? रामदेव जी की बहन थी, ठीक है। रामदेव जी जो फड़ है उसका वाचन कौन करते हैं? मेघवाल जाति के लोग। और जो कामड़ पंथ के लोग हैं वो रामदेव जी का फड़ का वाचन करते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने। अब दोबारा हम कंप्लीट हम डिस्कस कर लेते हैं स्टार्ट से, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अब बात कर लेते हैं रामदेव जी के। रामदेव जी रामदेवरा, उसे प्राचीन नाम क्या था? रुणीचे था, ठीक है। मुसलमानों ने रामसा पीर कहते हैं, मुसलमान और हिंदू दोनों इनकी पूजा करते हैं रामसा पीर। अगर मुसलमानों में रामदेव जी को क्या बोलते हैं? रामसा पीर बोलते हैं। रामसा पीर कौन से लोक देवता बोलते हैं? किसे बोलते हैं? रामदेव जी को बोलते हैं। रामदेव जी कौन से वंश के थे? तो या कौन से जनजाति के थे? तो तंवर वंशीय राजपूत थे। वही माता पिता का नाम अजमल दे तो माता का नाम मेना दे और पत्नी का नाम नेतल दे। रामदेव जी जो ध्वजा उसे क्या बोलते हैं? नेजा बोलते हैं। वह सफेद और पचरंगी है, बनती है एक तरीके से, ठीक है, नेजा बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब हम बात करते हैं रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता जो कवि भी थे, या एक ऐसे एकमात्र लोक देवता जो कवि थे। कौन थे? तो रामदेव जी कवि थे। रामदेव जी की रचना कौन सी है? 24 वाणियां रामदेव जी की रचना है। रामदेव जी का प्रतीक क्या है? पगलिया रामदेव जी का प्रतीक है। और रखीजा किसे बोलते हैं? जो रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त हैं उनको रखीजा बोलते हैं। और ब्यावल के तहत रामदेव जी के लिए जो लोकगीत गाया जाता है उसे ब्यावल बोलते हैं। और वही बात करें सबसे लंबा लोकगीत किसका है? लोक देवताओं में से रामदेव जी का है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंप्लीट और बात करें, बालकनाथ कौन है? रामदेव जी के गुरु जी थे, ठीक है। रामदेवराव रुणीचा का तो आपको पता है, जो पोखरण जैसलमेर में है। समाधि स्थित कहां है? पोखरण जैसलमेर में। रामदेवरा रुणीचा उसे बोलते हैं। पोखरण जैसलमेर में रामदेव जी की समाधि है। वहीं बात करें रामदेव जी का मेला कब लगता है? भाद्र शुक्ल दूज से भाद्र शुक्ल एकादशी तक रामदेव जी का मेला लगता है, ठीक है। अब मेले का मुख्य आकर्षक क्या होता है? 13 ताली नृत्य होता है। 13 ताली नृत्य को कामड़ संप्रदाय की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती हैं। वहीं बात करें तो प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन सी है 13 ताली नृत्य की? मांगी बाई जो उदयपुर की है वो प्रसिद्ध नृत्यांगना है। अब हम बात करें छोटा रामदेवरा कहां है? अगर ये क्वेश्चन है रामदेव जी का छोटा रामदेवरा कहां है, तो इसका राइट आंसर गुजरात होने वाला है। वही बात करें जो भक्त आते हैं रामदेव जी के तो उनको जातरू बोलते हैं। वही बात करें हम रामदेव जी के घोड़े का क्या नाम है? लीला नाम है। अब वो आते हैं पीरों के पीर कौन से लोक देवता को बोलते हैं? तो रामदेव जी इसका राइट आंसर होने वाला है। वही बात करें जंबा जागरण अभियान किसने चलवाया था? तो रामदेव जी ने चलाया था। क्यों चलाया था? जातिगत छुआछूत को मिटाने के लिए जंबा अभियान चलाया था। और बात करें डालीबाई कौन थी? रामदेव जी की बहन थी। डालीबाई कौन से समाज से बिलोंग करती? मेघवाल जाति से, ठीक है, मेघवाल जाति से। वही बात करें रामदेव जी की फड़ किसके द्वारा पढ़ी जाती है? मेघवाल जाति और कामड़ पंथ के लोगों द्वारा पढ़ी जाती है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इनको दोबारा रिपीट कर लीजिए एक बार। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराट नगरी का उत्खनन किसने करवाया था? अब हम बात करते हैं, इसका राइट आंसर है दयाराम साहनी, इसका राइट आंसर है। वही बात करें सबसे प्रथम उत्खनन या खोजकर्ता कौन है? अगर ये ऑप्शन आए तो दयाराम शास्त्री ही होने वाला है, सॉरी साहनी ही होने वाला है। खोज किसने की थी? कब की थी? इसका राइट आंसर है 1936 और 37 में
जो है विराट नगरी का उत्खनन में मत्स्य महाजनपद की राजधानी की उत्खनन 1936 से 37 में किसने की? दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। वहीं बात करें विराट नगरी कहाँ है, ठीक है, विराट नगरी जयपुर जिले में है, ठीक है, जयपुर जिले में है विराट नगरी, या विराट नगरी तो विराट नगर भी बोला जाता है, इसे विराट नगर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा बेराट भी इसे बोलते हैं, बेराट भी इसे बोलते हैं, बेराट सभ्यता भी इसे बोलते हैं, ठीक है, बेराट सभ्यता यही विराट नगरी में मिली थी, इसलिए विराट नगर बोला गया था। वहीं बात करें हम उत्खनन में क्या क्या प्राप्त हुए थे, उत्खनन में मौर्यकालीन सभ्यताओं के अवशेष यहां मिले थे, ठीक है, विराट नगर में मौर्यकालीन सभ्यताओं के उत्खनन में, यानी विराट नगर में मौर्यकालीन सभ्यताओं के अवशेष कहां मिले थे? विराट नगर या विराट सभ्यता में मिले थे, ठीक है, विराट सभ्यता में मिले थे मौर्यकालीन सभ्यताओं के, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं बीजक की पहाड़ियों से अशोक है, चंद्र जो अशोक हैं, ठीक है, उनके ब्राह्मू शिलालेख प्राप्त हुए थे। अशोक का ब्राह्मू शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ था? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछा भी जाता है। अगर आपने एग्जाम दिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो बच्चे रेगुलर तैयारी कर रहे हैं, तो बीजक पहाड़ी, ठीक है, बीजक की पहाड़ी से, पहाड़ियों से अशोक का ब्राह्मू शिलालेख प्राप्त हुआ था, ठीक है। अब हमारे अशोक ब्राह्मू शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ था? बीजक की पहाड़ियों से प्राप्त हुआ था। किसके रिलेटेड है ये? अशोक के रिलेटेड, जो मौर्यकालीन सभ्यताओं के रिलेट करता है, ठीक है। अब हम दोबारा इस बार रिपीट कर लेते हैं। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराट नगरी उत्खनन किसने करवाया था? दयाराम साहनी ने करवाया था। सर्वप्रथम मत्स्य महाजनपद राज विराट नगरी का खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? 1936 से 37 में। ये कहां है? जयपुर में है। वही बात करें बेराट सभ्यता भी इसे बोलते हैं, विराट नगर भी बोलते हैं। मौर्यकालीन सभ्यता का अवशेष कौन सी सभ्यता मिलता है? कहां मिला था? विराट नगर, बेराट सभ्यता से उत्खनन से मिला था। वहीं हम बात करें जो इंपॉर्टेंट है, बीजक की पहाड़ियों से क्या प्राप्त हुआ था? अशोक का ब्राह्मू शिलालेख प्राप्त हुआ था, या बाम्बू शिलालेख, ब्राह्मू शिलालेख कहां मिला था? बीजक पहाड़ियों पे मिला था, ठीक है। एक बार दोबारा रिपीट कर लीजिएगा आप। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान का महिषासुर मर्दिनी का प्राचीनतम मरण मूर्ति किस स्थान पे प्राप्त हुई थी? मरण मूर्ति कहां से प्राप्त हुई थी? इसका राइट आंसर है नेनवा में, ठीक है, नेनवा में प्राप्त हुई थी। नेनवा कहां है? ये बूंदी में है, ठीक है, बूंदी में है नेनवा। नेनवा में जो महिषासुर मर्दिनी की मरण मूर्ति प्राप्त हुई थी, इसका राइट आंसर क्या है? नेनवा, बूंदी इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान की त्रिपुरा सुंदरी का प्राचीन मंदिर स्थित है, कहां है? इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, बांसवाड़ा इसका राइट आंसर है। बांसवाड़ा में है। कितना दूर है? जो 14 किलोमीटर दूर है तलवाड़ा ग्राम से। जो ऊंची सेल श्रृंखला है वहां पे त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है। अब त्रिपुरा सुंदरी क्यों बोला जाता है, इसका भी रीजन है, क्योंकि वहां पे 3 दुर्ग है। कौन कौन से दुर्ग है? शक्तिपुरी, शिवपुरी और विष्णुपुरी, ठीक है, 3 दुर्ग है, इसीलिए इनको त्रिपुरा सुंदरी बोलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस स्थान पे नेहर खां की मीनार स्थित है? नेहर खां की मीनार कहां स्थित है? इसका राइट आंसर ए ऑप्शन, कोटा इसका राइट आंसर है। कोटा अपने महलों और उद्यानों के लिए जाना जाता है दोस्तों। कोटा अपने
महलों और उद्यानों के लिए जाना जाता है? ये आप बात करें महलों और उद्यानों के लिए कौन सा जिला जाना जाता है राजस्थान का, तो इसका कोटा आंसर होने वाला है। वहीं बात करें कोटा बूंदी के राजपूत साम्राज्य था, ठीक है, राजपूत साम्राज्य में आता था। वहीं बात करें कोटा चंबल नदी के किनारे पे बसा हुआ है, चंबल नदी के किनारे बसा हुआ शहर राजस्थान का कौन सा है, तो कौन सा जिला है, तो इसका कोटा इसका राइट आंसर होने वाला है। कोटा में सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र है, ठीक है, राजस्थान का या एशिया का मान लीजिए सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र कहां है, राजस्थान में कहां है, कोटा में है। राजस्थान में सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र कहां है, कोटा में है। अब हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं क्वेश्चन, नेहर खां की मीनार कहां स्थित है, कोटा में। कोटा कौन से राजपूत साम्राज्य का हिस्सा था, तो बूंदी के राजपूत साम्राज्य का हिस्सा था। चंबल नदी के किनारे कौन सा जिला है, तो इसका राइट आंसर कोटा है। वहीं बात करें सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र कहां है राजस्थान में, कोटा में है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संस्कृत भाषा में रचित राजस्थान का प्रख्यात एकलिंग महात्म्य की रचना किसने की थी, या कौन किसने किया था, इसका राइट आंसर बी ऑप्शन महाराणा, ये राणा कुंभा इसका राइट आंसर है। राणा कुंभा को कुंभकर्ण भी बोलते हैं, और राणा कुंभा चित्तौड़गढ़ दुर्ग के, ठीक है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के आधुनिक निर्माता, आधुनिक निर्माता, ठीक है, आधुनिक निर्माता कौन है। और वही बात करें राणा कुंभा के शासन काल को स्थापत्य युग का स्वर्ण युग कहा जाता है, या स्वर्ण काल कहा जाता है, स्थापत्य युग का स्वर्ण काल कहा जाता है। किसके शासनकाल को स्थापत्य का स्वर्ण काल कहा जाता, क्योंकि इन्होंने अपने शासनकाल में कई महलों, दुर्गों, मंदिरों का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है, महाराणा कुंभा इसका राइट आंसर होने वाला है। वहीं हम बात करें क्वेश्चन आए चित्तौड़गढ़ दुर्ग के आधुनिक जो है दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला, राणा कुंभा। और वही बात कर निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था, ठीक है, चित्रांगद मौर्य ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। वही बात करें आधुनिक दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो राणा कुंभा ने करवाया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के किस स्थान से जोहर व्रत का प्रमाण मिलता है, तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है, रणथंबोर इसका राइट आंसर है। अगर यही बात करें तो पहला जोहर कौन सा था, ठीक है, राजस्थान का पहला जोहर कौन सा था, तो इसका राइट आंसर है रणथंबोर का जो पहला जोहर था महारानी रंगा देवी ने किया था। महारानी जो रंगा देवी है, रंगा देवी ने किया था, ठीक है, जो जल जोहर के नाम से भी जाना जाता है, जल जोहर के नाम से भी जाना जाता है। महारानी रंगा देवी के पति का नाम कौन था, हमीर देव, ठीक है, हमीर देव इनके पति का नाम। इनके साथ लड़ाई हुई थी अलाउद्दीन खिलजी से, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी से लड़ाई हुई थी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी से लड़ाई। और कब हुआ था, 1301 का जोहर है। वही रानी पद्मिनी का क्या है, 1303 में जोहर हुआ था। रानी पद्मिनी का चित्तौड़ का जो जोहर है वो 1303 में, लेकिन रणथंबोर का महारानी रंगा देवी का जो जल जोहर है वो 1301 में हुआ था, ठीक है। जल जोहर किसके द्वारा किया गया था, रंगा देवी द्वारा किया था। जल जोहर कहां का प्रसिद्ध है, रणथंबोर का प्रसिद्ध है। यह अमर जल जोहर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान का पहला जोहर कौन सा था, महारानी रंगा देवी का रणथंबोर का जोहर, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में प्रसिद्ध
ऊखा मस्जिद स्थित है। ऊखा मस्जिद कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, बयाना भरतपुर। ठीक है, भरतपुर बयाना में स्थित है। कब निर्माण हुआ था? 720 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, 720 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। ऊखा मस्जिद का निर्माण 720 ईस्वी में करवाया गया था। बयाना इसका राइट आंसर होने वाला है। अगर यहाँ पे भरतपुर आता तो भरतपुर राइट आंसर होने वाला है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा इक मीनार मस्जिद है? इसका राइट आंसर बी ऑप्शन, जोधपुर इसका राइट आंसर है। अभी आते हैं नेहर खां की मस्जिद कोटा में है, तो अभी बात किया हमने, तो ये इक मीनार मस्जिद कहाँ है? जोधपुर में है। अब इसका राइट आंसर जोधपुर होने वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान का प्रसिद्ध चंद्र महल कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है जयपुर में स्थित है। कहाँ है? सिटी पैलेस में। ठीक है, सिटी पैलेस में जो है परिसर में चंद्र महल स्थित है। अगर चंद्र महल का निर्माण की बात करें तो जय सिंह द्वितीय ने निर्माण करवाया था। चंद्र महल का निर्माण किसने? जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। और ये 7 मंजिला है। ठीक है दोस्तों, 7 मंजिला है। और वर्तमान में महाराजा इसी में निवास करते हैं। ठीक है, जो वर्तमान जो महाराजा हैं जयपुर के, एक तरीके से अभी तो इतना नहीं है, लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन वर्तमान में चंद्र महल में ही जो राजा है वो राज परिवार रहता है जयपुर का। ठीक है, जयसिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। 7 मंजिला है, जयपुर में है, सिटी पैलेस के परिसर में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के किस क्रांतिकारी ने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था? इसका राइट आंसर जोरावर सिंह बाहरट इसका राइट आंसर है। जोरावर सिंह बाहरट, जो राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद भी कहते हैं। राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद किसे कहते हैं? शेखर आजाद। ठीक है, किसे बोलते हैं? जोरावर सिंह बारहट को बोलते हैं। राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद कौन है? जोरावर सिंह बारहट इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कछुआ वंश के किस शासक ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, जगत सिंह इसका राइट आंसर है। इनको जगत सिंह द्वितीय भी कहते हैं, जगत सिंह सेकंड भी इनको कहते हैं। वही हम बात करें, ये जयपुर के राजा था। और ईस्ट इंडिया कब सिग्नेचर? 1818 में। ठीक है, 1818 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी जगत सिंह ने। ठीक है, द्वितीय ने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकबर का वह सेनापति जिसने बंगाल, उड़ीसा, बिहार व अफगानों से विद्रोह किया था, विद्रोह को दबा दिया था, विद्रोह किया था, उनको दबा दिया था। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, मान सिंह इसका राइट आंसर है। मान सिंह इसका राइट आंसर। मान सिंह प्रथम भी इनको बोलते हैं। ठीक है, अकबर के सेनापति थे, प्रधान सेनापति कौन थे? मान सिंह थे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भरतपुर के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, सूरजमल ने करवाया था। महाराजा सूरजमल ने भरतपुर के दुर्ग का निर्माण करवाया था। उसे लोहागढ़ का किला भी बोलते हैं, लोहागढ़ का किला भी बोलते हैं। ये सबसे राजस्थान का सबसे मजबूत किला था लोहागढ़ का किला, इसीलिए इनको बोला जाता है। काफी दुर्ग हैं ध्वस्त हो चुके हैं, लेकिन लोहागढ़ का किला अभी भी वैसे का वैसा है। भरतपुर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? सूरजमल, जो जाट राजा थे, सूरजमल ने करवाया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वीराज विजय नामक संस्कृत साहित्य के रचनाकार कौन थे? इसका राइट आंसर सी ऑप्शन, जननायक इसका जयानक इसका राइट आंसर है। जयानक इसका राइट आंसर है। क्या है पृथ्वीराज विजय में जो 1191 से लेकर 1193 तक में जो कश्मीरी पंडित है, ठीक है, चौहानों का वंश क्रम के बारे में इसे बताया, इसमें बताया गया है। अजमेर
में जो भी चौहानों का वंशक्रम था उसे बताया गया है। और इसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, पृथ्वीराज विजय में जो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में जो तराइन का युद्ध हुआ था उसके बारे में भी इसमें बताया गया है। मतलब चौहानों की जो वंश क्रम है उसका बारे में भी इसमें है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में राजा बख्तार सिंह की छतरी कहां है? राजा बख्तार सिंह की छतरी कहां है? इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन अलवर, इसका राइट आंसर है। वहीं बात करें मूसी रानी की छतरी, महारानी की या मूसी रानी की छतरी कहां है? ये भी अलवर में है। या 80 खंभों का निर्माण करवाया था। ठीक है, यही पूछा जाएगा मूसी रानी की छतरी कहां है, तो मूसी रानी की छतरी भी अलवर में है। किसकी रानी थी ये? राजा बख्तार सिंह की पत्नी थी। और वही इसकी स्मृति में महाराजा विनय सिंह के काल में इसका निर्माण करवाया था। मूसी रानी की छतरी कहां है? अलवर में है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राचीन काल में सत्यपुर किस स्थान का नाम था? ठीक है, प्राचीन सत्यपुर का नाम था। इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन सांचौर, इसका राइट आंसर है। वहीं बात करें राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं? राजस्थान में पंजाब, राजस्थान का पंजाब सांचौर को कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पंजाब किसे बोलते हैं? राजस्थान का सांचौर को ही बोलते हैं। वही प्राकृत ग्रंथों में सांचौर का नाम सच्चपुर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वही बात करें सच्चपुर के नाम से जाना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का पंजाब किसे बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर सांचौर होने वाला है। सत्यपुर के नाम से किसे जाना जाता है? सांचौर को जाना जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। राजस्थान के किस रियासत में राठौड़ों का राज नहीं था? इसका राइट आंसर बी ऑप्शन झालावाड़, इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1948 में मत्स्य संघ की राजधानी कहां पे थी? ठीक है, मत्स्य संघ की राजधानी कहां पे थी? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? राइट आंसर अलवर, इसका राइट आंसर है। अब वही बात करें हम कंप्लीट जो राजस्थान का एकीकरण है जो 7 चरणों में कंप्लीट हुआ था, तो ये कब से स्टार्ट हुआ? 18 मार्च 1948 से स्टार्ट होके 1 नवंबर 1956 में ये कंप्लीट हुआ था। इनका कंप्लीट हम देख लेते हैं थोड़ा आगे कौन कौन से क्या क्या हैं। अभी बात के प्रथम चरण में जो मत्स्य संघ है उसमें अलवर राजधानी थी। वहीं बात करें सेकंड चरण में क्या थी? जो पूर्व राजस्थान के नाम से जाना जाता है उसकी कोटा राजधानी थी। ठीक है, और थर्ड की बात करें, थर्ड चरण में इसे संयुक्त राजस्थान के नाम से जाना जाता है। उस संयुक्त राजस्थान जो तृतीय चरण था यह उदयपुर यहाँ की राजधानी थी। ठीक है, उदयपुर राजधानी थी। वहीं बात करें चौथे, पांचवें और छठे और सातवें में जो 4, 5 और 6 और 7वां चरण है, जो चरणों का नाम मैं बता देता हूं। वृद्ध राजस्थान, ठीक है, संयुक्त वृद्ध राजस्थान और राजस्थान संघ और आधुनिक राजस्थान में जयपुर राजधानी थी। ठीक है, जयपुर राजधानी थी। अभी हम थोड़ा इंपॉर्टेंट और हम डिस्कस कर लेते हैं जो राजस्थान के एकीकरण को लेकर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं और एग्जाम में आता ही आता है। वही बात करें पूरे राजस्थान में कितनी रियासत थी? पूर्ण राजस्थान जो भारत है, सॉरी, भारत में कितने रियासत थी? 565 रियासतें थी। ठीक है, देसी रियासत थी। वही बात करें राजस्थान की, बात करें राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है, अब बात करें क्वेश्चन यह है भारत में कितनी रियासतें थी? तो 565 रियासतें। वहीं राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 19 रियासत, 3
ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। 3 ठिकाने कौन कौन से थे? निमराना, कुशलगढ़ और लावा। वहीं केंद्र शासित प्रदेश अजमेर, मेरवाड़ा ये केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ? 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ। एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। वही बात करें हम, कितने दिन में कंप्लीट हुआ? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन में राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ। ठीक है, कितने दिन में हुआ? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन में ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, और हम अब और बात कर ले हैं, निमराना अलवर में था। ठीक है, जो ठिकाने थे निमराना, कुशलगढ़ और लावा। ठीक है, निमराना अलवर में था, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में और लावा टोंक में था। ठीक है, कितने थे ये? जितने इंपॉर्टेंट बने हैं वो क्वेश्चन हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिए हैं। थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में, जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि जो 19 रियासतें थी राजस्थान में, उनमें ही क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप देख लीजिएगा, थोड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? जोधपुर। ठीक है, वहीं छोटी रियासत कौन सी थी? शाहपुरा। ठीक है, शाहपुरा। और जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर सबसे बड़ी रियासत थी, छोटी कौन सी थी? शाहपुरा थी। ठीक है, और वहीं बात करें सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? मेवाड़, जो उदयपुर है वो प्राचीन रियासत। और सबसे नवीन रियासत, जो अंतिम रियासत थी, वो कौन सी है? झालावाड़। किसके द्वारा निर्मित है? अंग्रेजों द्वारा निर्मित एकमात्र रियासत कौन सी है? काफी इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों द्वारा निर्मित एकमात्र रियासत कौन सी है? झालावाड़। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, क्वेश्चन आता ही आता है, आप थोड़ा के गौर कर लीजिएगा। वही बात, एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? तो टोंक इसका राइट आंसर होने वाला है। जाटों की रियासत कौन सी थी? भरतपुर और धौलपुर। भरतपुर और धौलपुर जाटों की रियासत थी। अब वही बात करें, एकीकरण में अंत में शामिल होने वाली रियासत कौन सी थी? तो सिरोही इसका राइट आंसर है। ठीक है, सिरोही इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब दोबारा हम थोड़ा रिपीट कर लेते हैं इन चीजों को। प्रधानमंत्रियों के बारे में हम बताएंगे। अब नेक्स्ट एक कंप्लीट वीडियो हम डिस्कस करेंगे, तो राजस्थान का एकीकरण में कंप्लीट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके ट्रिक्स के साथ हम आपके शेयर करने वाले हैं। कब दोबारा रिपीट कर लेते हैं इन चीजों को हम। मत्स्य संघ कब से स्टार्ट हुआ? 1 मार्च 1948 से। राजधानी क्या थी? अलवर थी। ठीक है, अलवर राजधानी थी। और वही बात करें सेकंड जो चरण है, सेकंड चरण में राजधानी क्या थी? कोटा थी। ठीक है, कोटा थी। कोटा क्या थी? सेकंड चरण की राजधानी क्या थी? कोटा थी। इसे क्या बोलते हैं? पूर्व राजस्थान। ठीक है, थर्ड चरण में उदयपुर थी, इसे बोलते हैं संयुक्त राजस्थान। इस चरण को संयुक्त राजस्थान, इसकी राजधानी उदयपुर थी। और 4, 5, 6 और 7, चौथा, पांचवा और छठा और सातवें चरण में, चौथे चरण को वृद्ध राजस्थान, संयुक्त वृद्ध राजस्थान, पांचवें को, छठे को राजस्थान संघ और सातवें को आधुनिक राजस्थान, इनकी जयपुर राजधानी थी। अभी बात करें हम राजस्थान का एकीकरण कब से स्टार्ट हुआ और पूरा राजस्थान कब बना। जो आधुनिक राजस्थान कब बना था? 1 नवंबर 1956 को कंप्लीट हुआ था। स्टार्ट 18 मार्च 1948 को हुआ था। अब बात करें नेक्स्ट, पूरे भारत में कितनी रियासतें?
65 रियासती। राजस्थान में कितनी रियासतें? 19 रियासत, 3 ठिकाने, एक केंद्र शासित प्रदेश था। 3 ठिकाने कौन से था? निमराना जो अलवर में आता है, कुशलगढ़ जो बांसवाड़ा में आता है, और लावा कहां आता है? लावा कहां आता है बताइए, देखिए आपको पता हो तो। क्या आता है? लावा कहां आता है? टोंक में आता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों अगर आपको आता है तो, काफी अच्छा रहेगा। ठीक है, काफी अच्छा हमें भी लगता है, आपको भी लगेगा कि हाँ वो चीज इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अब हम बात करें लावा कहां है? टोंक में है। कुशलगढ़ कहां है? बांसवाड़ा में है। अलवर में कौन सी रिया जो ठिकाना है कौन सा था? निमराना ठिकाना था। ठीक है, अब हम बात करें एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। कितने चरणों में? 7 चरणों में कंप्लीट हुआ था। कितने दिन में राजस्थान का एकीकरण हुआ था? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन में कंप्लीट हुआ था। अब बात करते हैं जो 19 रियासतों में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? जोधपुर। सबसे छोटी रियासत शाहपुरा, और वही जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर, और सबसे छोटी जनसंख्या की दृष्टि से शाहपुरा। वही बात करें हम सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? मेवाड़ उदयपुर। और सबसे जो नई नवीनतम रियासत कौन सी? अंतिम रियासत जो अंग्रेजों द्वारा नवनिर्मित है, झालावाड़ है। और वही बात करें हम एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक, और वही बात करें जाट रियासत भरतपुर और धौलपुर। और सबसे एकीकरण में सम्मिलित होने वाली अंतिम रियासत कौन सी थी? सिरोही थी। ठीक है, सिरोही एक इंपॉर्टेंट ये बनता है, और झालावाड़ एक इंपॉर्टेंट ये बनता है। थोड़ा इन पे ध्यान रखिएगा आप। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस मुगल शासक के समकालीन जयमल व फत्ता थे? इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर टी ऑप्शन अकबर इसका राइट आंसर है। अब जयमल और फंता कहां मिले थे अकबर को? समकालीन कैसे हुए? जब 1568 में अकबर ने चित्तौड़ पे आक्रमण किया था, तो वहां के राजा कौन थे? महाराजा संग्राम सिंह के पुत्र उदय सिंह थे। ठीक है, उदय सिंह यहां के राजा थे 1568 में। तब उदय सिंह ने आक्रमण के समय कंप्लीट जो भी अपने साम्राज्य जो था उसका भार राज परिवार, वो तो अपना राज परिवार को लेकर कोई सुरक्षित स्थान पे चले गए थे, उनकी सुरक्षा चित्तौड़गढ़ दुर्ग की सुरक्षा अपने सामंतों को सौंपी थी। उन सामंतों में चित्तौड़गढ़ दुर्ग की सुरक्षा का काम जयमल और फंता को सौंपा गया था। ठीक है, जो जयमल राठौड़ और फंता चूड़ावत है। ठीक है, जो फंता चूड़ावत था उनको सौंपी गई थी, और जयमल राठौड़। ठीक है, जयमल राठौड़ और चूड़ावत को, फंता चूड़ावत को सौंपी गई थी। अब हम बात करें इनके नेतृत्व में मुगलों के तो 60,000 सैनिक थे, और वही बात करें राजपूतों के तो मात्र 8,000 सैनिक थे। ठीक है, उन्होंने इतनी वीरता से लड़े थे फंता, और जो जयमल राठौड़ है इतनी वीरता से लड़े थे, उन्होंने वीरता से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे अकबर की सेना से लड़ते हुए, अकबर से लड़ते हुए। तो इसी से प्रभावित होकर अकबर ने जयमल राठौड़ और फंता की मूर्ति बनवाकर अपने दिल्ली के अपने जो दुर्ग है उसके सिंह द्वार पे उनकी मूर्ति बनाकर लगा दी थी। सिंह द्वार पर, जो सिंह द्वार है
वहां पे इनकी मूर्ति लगवा दी थी। इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। अब चलते हैं, अब दोबारा डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। किस मुगल शासक के समकालीन जयमल और फंता थे? तो इसका क्वेश्चन क्यों बनता है, इसके बारे में कंप्लीट हमने डिस्कस कर लिया, दोबारा हम डिस्कस कर लेंगे। अकबर थे 1568 में, जब उदय सिंह जो चित्तौड़ के शासक थे, संग्राम सिंह के पुत्र उदय सिंह महाराजा थे वहां के, तब अकबर ने 1568 में चित्तौड़ पे आक्रमण कर दिया था। तब चित्तौड़गढ़ के जो महाराजा थे, महाराणा उदय सिंह ने अपने सामंतों को कंप्लीट जो भार देकर, चित्तौड़गढ़ की सुरक्षा का भार देकर कुछ सुरक्षित स्थान पे चले गए थे। वहीं बात करें फंता चूड़ावत और जयमल को चित्तौड़गढ़ दुर्ग की सुरक्षा का काम दिया गया था, और फंता और जो जयमल है उन्होंने वीरता से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। इसी से प्रभावित होकर अकबर ने अपने दिल्ली के दुर्ग के सिंह द्वार पे फंता और जयमल की मूर्ति लगवा दी थी, क्योंकि अकबर की सेना में 60,000 सैनिक थे, वहीं जो राजपूत सेना थे चित्तौड़गढ़ के जो सैनिक थे वो 8,000 ही थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रावचूड़ा, ठीक है, रावचूड़ा किसका पुत्र था? तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, राणा लाखा का पुत्र था। ठीक है, अब बात है, रावचूड़ा को भीष्म पितामह भी कहा जाता है। ठीक है, भीष्म पितामह भी कहा जाता है। ठीक है, भीष्म पितामह क्यों कहा जाता है? क्योंकि राणा लाखा है का विवाह हंसाबाई से विवाह करने, क्योंकि राणा लाखा तब काफी वृद्ध थे, इनका विवाह हंसाबाई से करवाने के लिए इन्होंने अपनी जो है राजगद्दी त्याग दी थी। क्योंकि हंसाबाई और महाराणा राणा लाखा का विवाह करवाने के लिए एक शर्त रखी गई थी कि हंसाबाई और राणा लाखा का जो पुत्र होगा वही मेवाड़ का शासक बनेगा। जो महाराणा मोक्कल था, ठीक है, मोक्कल था, ओनली महाराणा जो राणा चूड़ा थे उन्होंने सुरक्षा का काम ही देखा था, चित्तौड़ जो मेवाड़ का था का काम ही देखा था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चावड़ शैली की चित्रकला की शासक के शासनकाल में विकसित हुई? इसका राइट आंसर सी ऑप्शन, राणा प्रताप इसका राइट आंसर है। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में तो कमेंट करना ना ही भूलें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और काफी आपके लिए आगे अच्छे अच्छे वीडियोस हम लाते रहेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।